हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं के चौहान नालंदा इस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बच्चों आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, मैं बात कर रहा था बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में मैंने शुरू किया था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो था जीव जगत का वर्गीकरण। तो मैंने आपको बताया था कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सब सजीवों को बिटकर महोदय ने 5 वर्गों में बांटा है, जिसमें जो सबसे पहला वर्ग है वो था मोनेरा जगत। जीव जगत में जो सबसे पहला है वो है मोनेरा जगत। मोनेरा, एक प्रोटेस्टा, एक कवक और एक पादप जगत और एक जंतु जगत। 5 भागों में बांटा है बिटकर महोदय ने। यह बात मैं पहली वाली वीडियो में कर चुका था। उसके साथ साथ इससे पहली वाली वीडियो में मैंने चर्चा कर दी थी मोनेरा जगत के बारे में कि भाई मोनेरा जगत में कौन कौन आते हैं। तो मैंने बताया था कि बिटकर महोदय ने जो एक क्लासिफिकेशन किया था, इसमें उन्होंने कोशिका को संरचना को लेकर के कि कैसी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है, जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर बना है या बहु कोशिका से मिलकर के बना है, इस आधार पर उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। मोनेरा जगत सबसे पहला जगत था और इसकी विशेषता थी कि इसमें ऐसे जीव आते थे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हैं और साथ ही साथ उनमें ज़्यादातर एकल कोशिका ही पाई जाती है, अर्थात एक ही कोशिका पाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिला था वो मिला था जीवाणु, अर्थात मोनेरा जगत के अंतर्गत किसको रखा जाता है, बैक्टीरियाओं को रखा जाता है। उसके बाद आज हमें जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है प्रोटेस्टा के बारे में, प्रोटेस्टा जगत के बारे में। ठीक है, देखिए अगर बात करें सबसे पहले कि भाई प्रोटेस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो देखिए इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था E.H. हीकल ने। E.H. हीकल ने इस नाम का सबसे पहले प्रयोग किया E.H. हीकल के द्वारा, और ये बात है लगभग 1866 की। एक्चुअली मेन अंतर क्या है, अगर हम बात करें कि मोनेरा में और प्रोटेस्टा में क्या अंतर है, ठीक है, मोनेरा और प्रोटेस्टा इनमें क्या अंतर रखा गया, तो देखिए जो मोनेरा होते हैं, मोनेरा में जो कोशिका पाई जाती है वो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में काफ़ी टॉपिकों में इसकी चर्चा कर चुका हूँ। मोनेरा में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जबकि प्रोटेस्टा में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो ये एक पहला अंतर है जो मोनेरा जगत में और प्रोटेस्टा जगत में है। ठीक है, देखिए प्रोटेस्टा का मतलब ही होता है पहले, अर्थात इन 5 वर्गों में सबसे पहला वर्ग प्रोटेस्टा वर्ग ही है, जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिलती है, यूकैरियोटिक कोशिका देखने के लिए मिलती है। ये एक बड़ा अंतर है कि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और प्रोटेस्टा में यूकैरियोटिक। इसके अलावा बात करें कि भाई एकल कोशिकीय बहुकोशिकीय, तो मैं बता दूं कि मोनेरा जगत में भी एकल कोशिकीय जीव आते हैं और प्रोटेस्टा में भी एकल कोशिकीय जीव आते हैं। मतलब कि ये तो एक समानता है कि मोनेरा जगत में भी एकल कोशिकीय जीवों को हम रखते हैं और प्रोटेस्टा में भी हम एकल कोशिकीय जीवों को रखते हैं। चलिए प्रोटेस्टा जगत के बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे से अध्ययन करें। देखिए जो ये प्रोटेस्टा जगत है बड़ा कन्फ्यूजन सा है, क्योंकि प्रोटेस्टा जगत की जो सीमाएं हैं वो अच्छे से निर्धारित नहीं है। प्रोटेस्टा जगत में एक तरीके से प्रकाश संश्लेषी जीव भी आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव भी आ जाते हैं। परजीवी भी आ जाते हैं, अभी अच्छे से समझेंगे आप चीज़ों को, बस अभी सुनते चलिएगा। परजीवी भी आ जाते हैं, या मैं कहूँ मृतोपजीवी भी आ जाते हैं, मृतोपजीवी भी आ जाते हैं। अब चूंकि ये सब प्रकार के जीवों को हम कहीं ना कहीं प्रोटेस्टा में रख देते हैं, तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रोटेस्टा हैं, और खासकर जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा हैं, अर्थात ऐसे प्रोटेस्टा जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो रियल में एक तरीके के सवाल हैं, इसलिए उन्हें कहाँ रखना चाहिए, पादपों में रखना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ परजीवी हैं, कुछ मृतोपजीवी हैं जिन्हें जंतु जगत में रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में प्रोटेस्टा वर्ग में हम किन प्रकाश संश्लेषी जीवों को रखते हैं, किन परजीवी को रखते हैं, किन मृतोपजीवी को रखते हैं, वो थोड़ा जानना आवश्यक है। चलिए जानते हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जो ये प्रोटेस्टा जीव होते हैं, इनकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए होते हैं और साथ ही साथ एकल कोशिकीय होते हैं। आप मुझे बताइए, यदि ये यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं तो इनके अंदर क्या द्विझिल्ली से बने अंग पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे,
क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर सभी प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ये जटिल कोशिकाएं होती हैं, कंप्लीट कोशिकाएं होती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं उनकी जो कोशिका होती है उसमें इस प्रकार के सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये। इसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको तो कोशिका वाला चैप्टर देख लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है। इसी प्रकार से गोल्जिकाए, गोल्जिकाए, गोल्जिकाए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाए जैसे अंग जो हैं वो हमें प्रोटिस्टा जगत में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन चूंकि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती हैं इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जिकाए जैसे अंग देखने के लिए नहीं मिलते हैं। देखिए प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं उनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे एक तो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी, एक जिन्हें हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषी, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भले ही करें लेकिन दो क्वालिटी हमेशा विद्यमान होगी। एक तो इनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होगी और दूसरी बात एकल कोशिका, अर्थात ये जीव जो होंगे वो एक कोशिका से बने हुए होंगे और साथ ही साथ इनके अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका होगी वो कौन सी होगी, यूकैरियोटिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूं, जैसे डायनो फ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स ये क्या है, ये एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। इसी प्रकार से मैं बात करूं गोनियालेक्स, गोनियालेक्स, इसी प्रकार से मैं बात करूं डाइटम, डाइटम। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया और गोनियालेक्स हो गया और ये डाइटम हो गया। ये जो तीनों प्रकार के ही जीव हैं ये प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। है तो प्रोटिस्टा लेकिन आते किसमें, प्रकाश संश्लेषी। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और साथ ही साथ एकल कोशिका होती है। दूसरे प्रकार के जो होते हैं, दूसरे प्रकार में वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी नहीं है, अर्थात वो किस प्रकार के हैं, परपोषी हैं, अर्थात वो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो अपने आप भोजन नहीं बनाते, परपोषी होते हैं। एक तरीके से मैं कह दूं परजीवी प्रकार के जो दूसरों पर जीवित रहते हैं, ठीक है, मृतोपजीवी, ये सब जितने भी प्रकार के होते हैं ये आपके दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। एक्चुअली ये जो होते हैं जो परपोषी प्रकार के होते हैं, अर्थात जिसमें हम परजीवी और मृतोपजीवी की चर्चा करते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ। इन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ किस वर्ग में आते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा वर्ग में ही आते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो प्रोटोजोआ हैं ये प्रोटोजोआ भी चार प्रकार के होते हैं। ये चार भागों में इन्हें बांटा जाता है, जिसमें एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है जूफ्लैजिलेट्स, जूफ्लैजिलेट्स। दूसरे होते हैं आपके जिन्हें कहा जाता है स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स। और एक तीसरे होते हैं आपके, ये पहला हो गया जूफ्लैजिलेट्स और दूसरा है स्पोरोजोअन्स और तीसरा होता है जिन्हें कहा जाता है सिलिएट, सिलिएट। इनके बारे में भी आपको समझाऊंगा। और चौथे होते हैं आपके जिन्हें कहा जाता है सार्कोडाइन, सार्कोडाइन या सार्कोडाइंस। तो देखिएगा मैं आपसे क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं प्रोटिस्टा वर्ग के जीवों के बारे में। प्रोटिस्टा वर्ग के जीव जो होते हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है और एकल कोशिका होते हैं। ईएच हिकल ने सबसे पहले नाम दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब ही होता है पहले, पहले इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इन सभी प्रकार के जीवों में जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है सबसे पहले यूकैरियोटिक कोशिका मिलते हैं प्रोटिस्टा जगत में। इसमें जो जीव आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी हों और दूसरे जो परपोषी प्रकार के हों। जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं उनमें बात की जाती है
फ्लैजिलेट्स, गोनियल-एक्स और डाइटम। जो परपोषी परजीवी या मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जू फ्लैजिलेट्स, दूसरे होते हैं स्पोरोजोअन्स, तीसरे होते हैं सिलिएट और चौथे होते हैं सार्कोडाइन। यहां से बड़े पैमाने पे क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों पे मैं आपसे अब चर्चा करूंगा, एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं इधर से थोड़ा साफ कर देता हूं तो जिससे कि मुझे कुछ अगर लिखना पड़े तो मैं लिख पाऊं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा के बारे में। देखिए, प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा कहने को तो आप इन्हें कह सकते हैं शैवाल हैं, लेकिन हम इन्हें शैवाल नहीं कहेंगे। शैवाल इन्हें हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो पादप जगत में आते हैं, और शैवाल होते तो यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं, लेकिन ये बहुकोशिकीय होते हैं। और ये जो हैं ये कैसे जीव हैं जो एकल कोशिकीय हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्टा जगत में जो आते हैं वो रियल में एकल कोशिकीय शैवाल आते हैं। शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं जो पादप जगत में आते हैं, लेकिन ये जो जीव हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और एकल कोशिकीय हैं। तो सब क्वालिटी इनकी शैवालों जैसी है, बस एक अंतर है और वो है बहुकोशिका का और एकल कोशिका का। यही कारण है कि इन्हें क्या कह सकते हैं हम, एकल कोशिकीय शैवाल कहा जा सकता है। तो कल के दिन को पूछ ले कि एकल कोशिकीय शैवाल किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आएंगे प्रोटेस्टा में। देखिए, बहुकोशिकीय शैवाल आएंगे पादप में, लेकिन एकल कोशिकीय आएंगे इसमें। तो ये सब कैसे हैं, एकल कोशिकीय शैवाल हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। देखिए, ये एक एकल कोशिकीय शैवाल है। खास बात क्या होती है कि जो इनकी एकल कोशिका होती है, ये जो एक प्रकार की कोशिका जो होती है, ये बाहर वाली जो झिल्ली होती है कोशिका की, ये तो सेलुलोज की ही बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन ये जो जीव है, एकल कोशिकीय जीव है, ये अलग अलग रंगों का होता है। मतलब इसमें लाल रंग भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है, भूरा भी होता है। ये सब रंग जो है वो इसमें देखे जाते हैं। तो होता क्या है, ये पाए किस में जाएंगे, ये पाए जाते हैं समुद्रों में। तो जब ये समुद्रों में ये बड़े पैमाने पर जो है ये देखने के लिए मिलता है डायनोफ्लैजिलेट्स, तो होता क्या है कि रात्रि के समय ये क्या होता है, ये अनेक रंगों का चमकता है, जिसके कारण से पूरी की पूरी सतह जो है, सागरीय जल की जो सतह होती है वो चमकती है, बहुत ज़्यादा चमकती है। तो देखिए, समुद्री सतह का जो बहुत ज़्यादा चमकने का एक रीज़न होता है वो एक एकल शैवाल होता है और उसका नाम होता है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये एक तरीके का प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा है जिन्हें हम एकल शैवाल कह सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि इसके चमकने के कारण से इन्हें अग्नि शैवाल की संज्ञा भी दी जाती है। अग्नि शैवाल, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके साथ हम शैवाल इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी हैं। वास्तविकता में शैवाल पादप जगत में आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, अग्नि शैवाल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से एकल कोशिकीय संरचना है। जो एक चर्चा की जाती है गोनियल-एक्स के बारे में। देखिए, जो गोनियल-एक्स है वे भी एक प्रकार का एकल कोशिकीय शैवाल है, और ये गोनियल-एक्स भी आपका डायनोफ्लैजिलेट्स में ही आता है। गोनियल-एक्स की खास बात यह है कि जो गोनियल-एक्स होता है वो एक प्रकार का विषैला डायनोफ्लैजिलेट्स है, मतलब ये विषैला होता है। मैं आपसे बता दूं कि ये जितने एकल कोशिकीय शैवाल होते हैं ये मछलियों के एक बड़े पैमाने पर जो है वो पोषक होते हैं, मतलब मछलियां इनका पोषण करती हैं। देखिए, इनके अंदर जो भोजन वगैरह संचित होता है, इनकी कोशिका में जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च या तेल के रूप में होता है। और जो मछलियों के अंदर जो ऑयल पाया जाता है, तो कुछ तो ये कहते हैं कि वो ऑयल वगैरह भी वो इन्हीं का एक संश्लेषित रूप है, मतलब इन्हीं के द्वारा परिवर्तित होकर के वो मछलियों के अंदर जो है वो लीवर में ऑयल संचित होता है। खैर, कुछ इस प्रकार के होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स जो जहरीले होते हैं। उसमें एक चर्चा की जाती है गोनियल-एक्स के बारे में। देखिए, जो गोनियल-एक्स होता है ये सागरीय जल में ही पाया जाता है। जल के जिस भाग में होता है वो जलीय भाग लाल दिखाई देता है। कहते हैं कि जो समुद्री जीव होते हैं वो इनका पोषण कर लेते हैं, जिससे वो जीव भी, मछलियाँ वगैरह भी विषैली हो जाती हैं, जहरीली हो जाती हैं। तो होता क्या है कि जिन क्षेत्रों में गोनियल-एक्स पाया जाता है वहाँ पर मछलियाँ पकड़ना प्रतिबंधित होता है, क्योंकि वहाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो जहरीली होती हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एक विषैला एकल कोशिकीय शैवाल जो है, इसे प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा में रखते हैं, वो है गोनियल-एक्स। इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स प्रोटेस्टा है। देखिएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात हो गई, गोनियल-एक्स के बारे में बात हो गई। अब बात करनी है हमें डाइटम के बारे में। इंपॉर्टेंट है डाइटम, ठीक है। डाइटम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, डाइटम भी एक प्रकार का एकल कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा है।
डाइटम की एक खास बात होती है, वो क्या खास बात है समझिएगा। देखिए, जो ये डाइनोफ्लेजेट्स होते हैं, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है ये होती है सेलुलोज की बनी हुई, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइटम के बारे में तो इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है ये इसमें सिलिका पाई जाती है। इस बाहर वाला जो कवच होता है इसमें सिलिका पाई जाती है, सिलिका, और ये काफ़ी कठोर होता है। उसके अलावा इनमें डाइटम में अंदर इसमें ऑयल भी संचित होता है, तेल भी संचित होता है। तो इसमें तेल भी संचित होता है और बाहर पाई जाती है सिलिका। समुद्र में बड़े पैमाने पर ये डाइटम जो है वो पाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर डाइटम जो है वो देखे जाते हैं। होता क्या है, होता कुछ ऐसे है कि जब ये डाइटम की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं हो पाती है। जैसे आप सोचिएगा कि अगर किसी भी एक जीव को हम मार करके ऐसी प्रकृति में खुला छोड़ दें, वो धीरे धीरे अपघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इनके साथ ऐसा नहीं होता, डाइटम के साथ ऐसा नहीं होता है। इनकी झिल्ली में चूंकि सिलिका पाई जाती है तो इसके कारण से ये विघटित नहीं होते। तो समुद्री क्षेत्रों में होता क्या है, बड़े पैमाने पर कहीं कहीं पर ये डाइटम इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी सारे डाइटम इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रकार से डाइटम इकट्ठा हो जाते हैं जिसे डाइटम मृत्तिका कहते हैं, जिसे डाइटम मृत्तिका कहते हैं, जिसे डाइटम मृत्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो डाइटम मृत्तिका होती है इसको अगर निकाल करके और इसको अगर पीस लें तो इससे पाउडर बनता है। और जो वो पाउडर होता है, डाइटम मृत्तिका से बना हुआ जो पाउडर होता है ये एक खुदरा होता है, मतलब काफी प्रकार का खुदरे सामान इससे बनाए जाते हैं। जैसे कि फिल्टर हो गया, जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में भी ये पाउडर डाला जाता है। तो डाइटम का प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों में भी किया जाता है और उन व्यावसायिक गतिविधियों में मैंने आपको बता दिया कि डाइटम प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं, एकल कोशिकीय प्रोटिस्टा हैं जो जल में पाए जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं काफ़ी बार, जिन्हें डाइटम मृत्तिका कहा जाता है। इनको पीस करके पाउडर बनाया जाता है जिससे खुदरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रफ होता है, खुदरा होता है। जैसे मैंने बता दिया टूथपेस्ट वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा पॉलिश करने के जो सामान हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं, डाइटम से। एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं, जो लोग जलीय भागों में डूबते हैं, जब इंसान पानी में डूबता है तो काफ़ी बार जब पानी अंदर जाता है तो उसके चलते डाइटम भी अंदर चला जाता है। तो ये भी कहा जाता है जो व्यक्ति जल में डूब करके जिसकी मृत्यु होती है उसकी पहचान करने के लिए भी किसका पता लगाया जाता है, डाइटम का पता लगाया जाता है कि उसके अंदर डाइटम है या नहीं। अगर डाइटम गए हैं, फेफड़ों में गए हैं, इसका मतलब वो जीवित पानी में गिरा था, उसके बाद जब सांस के माध्यम से फेफड़ों में पानी गया तभी ये डाइटम अंदर गए होंगे। तो मैंने बात करी आपसे प्रोटिस्टा के बारे में और प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के बारे में, जिसमें हमने डाइनोफ्लेजेट्स की बात की, गोनियलैक्स की बात की और बात की डाइटम की। नेक्स्ट, अब जो हमें बात करनी है बच्चों वो है प्रोटोजोआ, अर्थात इस प्रकार के प्रोटिस्टा जो मृतोपजीवी होते हैं, इस प्रकार के प्रोटिस्टा जो मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रोटिस्टा जगत के जीव जो प्रकाश संश्लेषी की कैटेगरी में नहीं आते, वो आते हैं आपके प्रोटोजोआ की कैटेगरी में। प्रोटोजोआ परजीवी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जू, फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोअन्स, सिलिएट और सर्कोडाइन। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिए प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में भी जो सबसे पहला है वो सबसे पहला है आपका जू फ्लैजिलेट्स। देखिए ये जो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं ये भी एकल कोशिकीय हैं, होते तो सब एकल कोशिकीय हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः चर्चा की जाती है 2 चीजों की। एक एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, और दूसरा है लिस्मानिया, लिस्मानिया। ये दोनों ही एकल कोशिकीय जीव हैं, ट्रिप्नोसोमा और लिस्मानिया। और ये जीव जो हैं वो आपके परजीवी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये परजीवी होते हैं। जैसे मैं बात करूं ट्रिप्नोसोमा की, तो ये एक मक्खी के डंक पर, एक मक्खी के डंक पर जो है वो आपका परजीवी भूमिका निभाता है, और उस मक्खी का नाम होता है सीसी मक्खी, उसका नाम होता है सीसी मक्खी। इसी प्रकार से लिस्मानिया भी एक एकल कोशिकीय प्रोटोजोआ है जो परजीवी होता है सैंड फ्लाई मक्खी पर,
ठीक है, सैंड फ्लाई पर, सैंड मक्खी पर, ठीक है। तो होता क्या है देखिएगा, ये जो मक्खी होती है सीसी मक्खी, जिस पर ये ट्रिप्नोसोमा होता है, अगर ये मक्खी किसी को काट ले तो ऐसे में ट्रिप्नोसोमा उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। और ये ट्रिप्नोसोमा क्या करता है, जो ये एकल कोशिकीय प्रोटोजोआ है, ये दिखाई तो नहीं देगा, बहुत सूक्ष्म है, एकल कोशिका है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब ये हमारे रक्त में पहुंचता है तो उसके चलते ये एक बीमारी पैदा करता है। और जो बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा के कारण से होने वाली, ये निद्रालु होती है, अर्थात इसे कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस। मैं कह सकता हूं नींद की बीमारी, इंसान को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। तो सीसी मक्खी के काटने से नींद आती है, सही बात है, लेकिन उस नींद आने का कारण ये सीसी मक्खी नहीं होती, उसका रीजन होता है ट्रिप्नोसोमा, जो कि एक एकल कोशिकीय प्रोटोजोआ है, एकल कोशिकीय प्रोटोजोआ है जो प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण से होता है, ट्रिप्नोसोमा के कारण से होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है काला आजार। काला आजार एक बीमारी होती है, लीवर वगैरह सब इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये जो काला आजार बीमारी है, ये होती है सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से। ये जो सैंड फ्लाई मक्खी जब काटती है तो काला आजार की समस्या पैदा हो सकती है। और मैं आपसे फिर से कह देता हूं, सैंड फ्लाई के काटने से काला आजार नहीं होता, बल्कि ये होता है लिस्मानिया के कारण से। लेकिन ये जो लिस्मानिया एकल कोशिकीय प्रोटोजोआ है, ये किसके डंक पर परजीवी रहता है, सैंड फ्लाई के। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रिप्नोसोमा और लिस्मानिया किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं जूफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स और जूफ्लैजिलेट्स, इनमें अंतर है, ये प्रकाश संश्लेषी हैं, जबकि ये प्रकाश संश्लेषी नहीं हैं। ये क्या होते हैं, आपके परजीवी प्रकृति के होते हैं। तो पहला ये जो था जूफ्लैजिलेट्स, ये हो गया। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स। आप ये नाम याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोटोजोआ के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं जिन्हें कहा जाता है स्पोरोजोन्स। ध्यान रखिएगा, ये जो स्पोरोजोन्स हैं, इसमें प्रमुख रूप से चर्चा की जाती है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम, और मैं आपसे बता दूं, ये प्लाज्मोडियम ही कारण होता है मलेरिया का। मलेरिया किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होती, बल्कि ये होती है स्पोरोजोन से, और ये आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत, अर्थात मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, के कारण से होती है मलेरिया। ध्यान रखिएगा, ये प्लाज्मोडियम भी एक प्रकार के परजीवी हैं, और ये किस पर होते हैं, एनाफ्लीज। नाम सुना होगा आपने, एनाफ्लीज मच्छर का नाम सुना होगा, मादा मच्छर एनाफ्लीज। तो एनाफ्लीज मादा मच्छर पर ये क्या होता है, आपका परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, स्पोरोजोन्स का। अगली बात हम करते हैं इसी में सिलिएट की और सर्कोडाइन की। तो मैं आपसे बता दूं, आपने नाम सुना होगा अमीबा और पैरामीशियम। इन पर विस्तार से चर्चा मैं अलग वीडियो में करूंगा, फिर भी बता देता हूं, अमीबा और पैरामीशियम एकल कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो भी एक प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। अमीबा भी परजीवी होते हैं। जो ये सिलिएट वर्ग है, इसमें चर्चा की जाती है, ये सिलिएट वर्ग और सर्कोडाइन वर्ग, इन दोनों वर्गों में ही जो चर्चा की जाती है वो की जाती है अमीबा और पैरामीशियम की। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिलिएट वर्ग और सर्कोडाइन वर्ग जो है किससे संबंधित है। सर्कोडाइन में हम बात करते हैं अमीबा, और सिलिएट में बात करते हैं पैरामीशियम। ठीक है। अमीबा भी परजीवी होता है। कुछ प्रकार के अमीबा तो हमारी आंत में भी परजीवी होते हैं, जो हमारी आंत होती है उसमें भी परजीवी होते हैं, ठीक है। अब एक बार प्रोटिस्टा जगत में किस किस चीजों की हमने बात करी वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो जो मोनेरा है, ये मोनेरा, इसमें बात की जाती है जीवाणुओं की। देखिए, अब अंतिम रूप से हम एक बार चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने मोनेरा पर बात कर चुका हूं, और दूसरी बात कर चुका हूं मैं प्रोटिस्टा पर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे सबसे पहले मोनेरा कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय,
एकल कोशिकीय, कोई बात नहीं। ये वाला प्रोटेस्टा जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय। दूसरा, इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, असीम केंद्रीय कोशिका। और इसमें कौन सी पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है इसमें। इसके अलावा इसमें जैसे मैं कहूं माइटोकॉन्ड्रिया, या गोल्जिकाए, या अंतःप्रदव्य जालिका, ये जैसे अंग नहीं पाए जाते। इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए ये अंग नहीं पाए जाते, जबकि इनमें हम बात करें तो ये सब अंग इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें बात की जाती है जीवाणुओं की, और मैं बता चुका था जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं, वो सब मैंने आपसे चर्चा की थी कि जीवाणु किस प्रकार से, पहली वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम चर्चा किसकी करते हैं, इसमें चर्चा करते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा, और दूसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब ही होता है परजीवी प्रोटेस्टा, प्रोटोजोआ। प्रकाश संश्लेषी प्रोटेस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात की, गोनियालेक्स की और डाइटम की बात की, और प्रोटोजोआ में लिस्मानिया, ट्रिप्नोसोमा, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब चीज़ों की, प्लाज्मोडियम, इन सब चीज़ों की बात की हमने इसमें। तो ये कुछ अंतर है मोनेरा और प्रोटेस्टा में। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये मोनेरा और प्रोटेस्टा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक मैंने जीव जगत के वर्गीकरण पर 2 वीडियो दी हैं, ये दूसरी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।